दोस्तों, आज बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर वह बीमारी है जो पिछले साल 2023 में देश भर में करीब 1,20,000 लोग इससे इफेक्ट हुए और तकरीबन 100 लोगों की जान चली गई। पूरे वर्ल्ड में डेंगू के करीब 1 करोड़ केस दर्ज किए गए, जिसमें 40,000 लोगों की जान चली गई। डॉक्टर शाहिद अली और आज बात करेंगे इसी बीमारी यानी डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। ये वायरस एडीज मॉस्किटो, खासकर एडीज एगिप्टी के काटने से इंसान में स्प्रेड होता है। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसमें सीवियर ज्वाइंट और मसल्स पेन होता है, वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। सीवियरिटी के अनुसार इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। यह इन्फेक्टेड पर्सन से एडीज मॉस्किटो में जाता है और जब यह इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन या इंसान को काटती है तो यह इन्फेक्शन उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। यह बीमारी जल्द ही एपिडेमिक रूप ले लेती है और बहुत तेजी से फैलती है। यह दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम की। डेंगू के इन्फेक्शन होने के बाद यानी इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने के 4 से 10 दिन के बाद सिम्टम नजर आने लगते हैं। डेंगू के इन्फेक्शन से 20 में से एक व्यक्ति सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है यानी क्रिटिकल फेज में चला जाता है। शुरुआती लक्षण यानी प्राइमरी सिम्टम के बाद क्रिटिकल फेज स्टार्ट होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी फेज की, जिसको फेब्राइल फेज भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले फीवर आता है, हेडेक होता है यानी सर दर्द होता है, आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द होता है, माउथ और नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, मसल्स और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और स्किन पर रैशेस नज़र आते हैं। ये सिम्टम प्राइमरी फेज में मिलते हैं। इसके बाद 10 में से 9 लोग रिकवर हो जाते हैं और करीब एक पेशेंट ऐसा होता है जो इसमें चला जाता है। ये फेज बहुत डेंजर होता है। इसमें हाइपोटेंशन होता है यानी मरीज का बीपी तेजी से कम हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है यानी मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और एसाइटिस हो जाता है यानी मरीज के पेट में भी पानी भर जाता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगती है यानी गैस पेट के अंदर या लैट्रिन के रास्ते ब्लड आने लगता है। ये काफ़ी क्रिटिकल फेज होती है। इसके बाद दोस्तों रिकवरी फेज होता है। रिकवरी फेज में भी पेशेंट को सीजर आ सकता है, अल्टर्ड माइंड हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बॉडी में ईचिंग हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम हमें डेंगू के मरीज में नजर आते हैं। दोस्तों अब बात आती है डायग्नोसिस की, यानी इसकी डायग्नोसिस को कैसे कंफर्म किया जाता है। तो डेंगू के मरीज की हिस्ट्री के साथ इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए या कंफर्म करने के लिए। जो प्रमुख टेस्ट हैं जैसे डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, इसमें डेंगू के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं जो इनिशियली स्टेज में पॉजिटिव आता है। इसके अलावा डेंगू IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। अगर IgM पॉजिटिव आता है तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, अगर पॉजिटिव आता है तो यह क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा CBC कराते हैं, डेंगू PCR टेस्ट होता है, इसको कराते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है और डेंगू के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी स्पेशलाइज लैब में ही ये टेस्ट हो पाता है, हर आम लैब में ये टेस्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं या कोगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं, मरीज के खून का थक्का तो नहीं जम रहा है या कोगुलेशन प्रोफाइल तो गड़बड़ नहीं, क्योंकि जब हेमरेजिक स्टेज में जाता है तो ये प्रोफाइल करानी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्योंकि डेंगू एक वायरल बीमारी है इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे हाइड्रेशन, मरीज को हाइड्रेट रखते हैं, उसके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए और ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन देना चाहिए ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बना रहे और पेशेंट हाइड्रेट रहे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा
पेन और फीवर इसमें तेज आता है, बुखार तेज आता है, पेन बहुत तेज होता है, इसके लिए पैरासीटामोल देते हैं। और इसके लिए NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एस्प्रिन वगैरह अवॉइड की जाती है। इसके अलावा मरीज को रेस्ट कराते हैं, पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट के पल्स, BP, उसके प्लेटलेट्स काउंट वगैरह पे नज़र रखी जाती है और बराबर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन में जा रहा है, जैसे डेंगू हेमरेजिक हो रहा है या शॉक सिंड्रोम में जा रहा है, BP फॉल हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वार्ड या ICU में उसको भर्ती करना होता है। ज़रूरत पड़ने पे प्लेटलेट चढ़ाते हैं, FFP चढ़ाते हैं, IV फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। मरीज की कंडीशन को देखते हुए जो ज़रूरी उपचार होता है मरीज की जान को बचाने के लिए, वो किया जाता है। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। सबसे पहले मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, उनकी पैदावार को कम करना है, जिसके लिए हमें ब्रीडिंग साइट जो है उनके यानी स्टेगमेंट वाटर जहाँ ठहरा हुआ पानी है उसको हटाना है, सुखाना है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, ताकि उनकी ब्रीड ही ना बढ़ सके। दूसरी चीज़ है कि पर्सनल प्रोटेक्शन, जब भी बाहर निकलें तो फुल स्लीव के कपड़े और पूरा शरीर को ढक के ही बाहर निकलें, ताकि मच्छरों को काटने की जगह ज़्यादा ना मिले। बच्चों को स्कूल भी फुल यूनिफॉर्म में भेजनी चाहिए। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए, और ख़ास करके दिन में, क्योंकि एडीज मॉस्किटो दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए दिन में ख़ास तौर से मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी चीज़ है कम्युनिटी एफर्ट, यानी कम्युनिटी वाइड मॉस्किटो कंट्रोल के प्रोग्राम को और उसके अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए और लोगों को उसमें शरीक होना चाहिए, ये सीखने के लिए कि हम मॉस्किटो से अपने को कैसे बचा। लोगों को एजुकेट करना चाहिए। डेंगू एक सीरियस बीमारी है, अगर हम इसके लक्षण को पहचानेंगे तो समय पर इसका इलाज करा लेंगे। इसके अलावा इससे बचने की जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे तो हम डेंगू से सुरक्षित रहेंगे। हम सभी अपना ध्यान रखें और डेंगू से सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।